सो लास्ट वीडियो में हमने सेरेब्रल पाल्सी पढ़ ली, उसके साथ हमने उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, उसके कॉजेज़ पढ़ लिए, क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, प्लस न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस पढ़ ली जो हम सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट में देखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट में आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन हैव so many aims. You need to set the aims first for the rehabilitation. So the first aim is to develop the forms of the communication, gesture, speech, typing with signs and electronic aids. You need to develop the communication skills, whether the skills are in the form of gestures, speech, typing, signs or any kind of electronic aids. जो भी सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट है, जो सर्वाइवर है, उसको आप कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाओगे। अब वो स्किल्स या तो आप जेस्चर की फॉर्म में सिखाओ, स्पीच की फॉर्म में सिखाओ, टाइपिंग की फॉर्म में सिखाओ, साइंस की फॉर्म में सिखाओ, या ऐसा कोई उसे इलेक्ट्रॉनिक एड प्रोवाइड करो जिससे वो अपनी कम्युनिकेशन ईजिली कर पाए। देन द सेकेंड एम ऑफ द रिहैबिलिटेशन इज़ टू प्ले एंड डेवलप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। जो भी सर्वाइवर होता है, एक टाइम के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो पहले अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है, सो वो उन्हें बहुत इजी तरीके से कर लेता है, बट आफ्टर द डिसीज और आफ्टर द डिफॉर्मिटी और आफ्टर द ट्रॉमा ही और शी इज़ नॉट एबल टू continue that activity in that particular way when he or she was used to do. So आपको वो सारी एक्टिविटीज़ जो वो अनेबल है करने में, उन्हें रिक्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप उसे in the form of the play or you have to recreate the activities. The third is to develop independence in daily activities like buttoning, combing, toileting, eating, washing your hands. So these kind of activities are the daily activities, also known as the activity of daily living. So you have to develop the independence. Patients should not be depend on others for their daily activities. They should be independent. So next, to develop some of the locomotion and independent mobility. Patient should be mobile. ऐसा ना हो कि पेशेंट एक बार डिसीज़ पेशेंट को हो जाए, उसको डिफॉर्मिटी हो जाए, सो उसके बाद वो केपेबल ही ना रहे कुछ और करने के, उसकी बॉडी में मोबिलिटी ही ना हो। सो टू यू हैव टू डेवलप सम लोकोमोशन, हल्का सा चलाने की कोशिश, या सपोज उसका पेन पड़ा है कहीं, सो वो इतना केपेबल हो कि अपने बॉडी को यूज़ करके, मोबिलिटी को यूज़ करके वो पेन वो ग्रैस्प कर सके। सो यू हैव टू डेवलप ऑल ऑफ दीज एम्स. First set the aims, then comes to the treatment. So there are some principles of the treatment you should follow. The first principle is the child should be seen as being not only physically but multiply handicapped. चाइल्ड को सिर्फ आप फिजिकली ही नहीं देखोगे, उसको ये भी देखोगे उसके अंदर कोई मल्टीपली कोई नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज तो नहीं, या वो हैंडीकैप नहीं है। एक ऑल ओवर अप्रोचेस के साथ आप चाइल्ड को उसका जो ट्रीटमेंट है उसके प्रिंसिपल्स आप सेट करोगे। देन ट्रीटमेंट टू बी एम्ड एज न्यूरोलॉजिकल अप्रोच, मैकेनिज्म ऑफ पोस्चर, बैलेंस, मूवमेंट। आप ट्रीटमेंट को इस तरीके से प्रोवाइड करोगे क्योंकि पोस्चर, बैलेंस, मूवमेंट, इन सब में न्यूरोलॉजिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट have the signals from the brain to maintain the posture, balance और movement, आप आगे नहीं कर पाओगे ये अगर आपको ब्रेन से वो सिग्नल ना मिले। सो ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिकल अप्रोच का भी होना चाहिए जिससे सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट अपना पोस्चर, बैलेंस, मूवमेंट को मेंटेन कर सके। मैकेनिज्म आप उसे सिखाओगे किस हिसाब से उसे मेंटेन करना है। देन सप्लीमेंट प्रोसीजर्स फॉर द मसल्स एंड जॉइंट्स व्हेन नीडेड। जब भी मसल को मूवमेंट या किसी भी टाइप के सप्लीमेंट प्रोसीजर नीडेड होंगे, या जॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल इफ द मसल, अगर मसल में पावर नहीं है, सो यू नीड टू डू द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, इनहिबिशन कराओगे आप। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोचेज ऑल्सो यू नीड टू डू when muscles and joint needed. So treatment plans
should be also provide features for the motor disorder. जितने भी ट्रीटमेंट होंगे वो spasticity, involuntary movement, weakness, abnormal movement, primitive reflexes, इन सबको भी कंक्लूड होने चाहिए जो आपके ट्रीटमेंट होने चाहिए. Treatment plan should be reviewed periodically to take account of changes in clinical pictures as the child grows elder. जब भी आप पेशेंट को देखोगे, ट्रीटमेंट को शुरू करोगे, आप फर्स्टली आप उसके अंदर नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज़ या जो जो उसके अंदर दिक्कतें हैं उन सबको एक पीरियोडिक डाटा मेंटेन करोगे, सबकी क्लिनिकल पिक्चर्स लोगे, फिर वही आप पीरियोडिक लेवल पे लोगे. जैसे जैसे आप उसे ट्रीटमेंट दोगे उसकी रिकवरी होती रहेगी. 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप अपना डाटा मेंटेन करेंगे, क्लिनिकल पिक्चर्स लेंगे, बाद में आप कंपेयर करेंगे कि वो तब ऐसा था, अब मैंने इतना इसको ट्रीट कर दिया, उसके बाद वो कैसा है. सो आपका पीरियोडिकली रिव्यूड होना चाहिए हमेशा, और आप उसकी क्लिनिकल पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. Since the professional may not present throughout the day with patient, it is better for the patient or the sibling to learn some principles of therapy as parents spend more time with the children. सारे प्रोफेशनल्स ऑल टाइम पेशेंट के साथ नहीं हो सकते, so you need to ask the patient's caregiver, the patient caretaker और anybody जो पेशेंट के साथ ऑल टाइम होता है, आप उनको कुछ ऐसी थेरेपी सिखाओगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताओगे, ऐसे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बताओगे, कुछ ऐसे प्लान्स बताओगे ट्रीटमेंट के जो जब आप अवेलेबल ना हो तब वो उसे ऑल टाइम करा सके. देन द मेडिकल मैनेजमेंट जो भी प्राइमरी फोकस करेगी, सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकली ट्रीटमेंट होगा वो होगा एपिलेप्सी का और हाइपरटोनिसिटी का, टू मेंटेन द टोन एंड टू कंट्रोल द एपिलेप्सी, टू कंट्रोल द सीजर्स. देन progressive movement pattern. This is a term, this is a kind of approach given by Temple Fay. इन्होंने एक टर्म दिया था which says development of children was similar to the development of life itself in evolution. Cerebral palsy children could be taught movement according to their motor milestone in a progressive movement pattern. सो टेम्पल फी ने कहा है जैसे हम इवोल्यूशन हुआ, फॉर एग्जांपल पहले रेप्टाइल्स होते थे जो रेंग कर चलते थे, धीरे धीरे क्रॉलिंग शुरू हुई, फिर धीरे धीरे बैठ के चलने लगे, फिर खड़े होके चलने लगे. सो दिस इज़ द इवोल्यूशन. लेट के चलने से लेकर खड़े होके चलने का जो टाइम पीरियड है, जो इवोल्यूशन है, आप उसके अकॉर्डिंग सेरिब्रल पाल्सी के चिल्ड्रंस को टॉट करेंगे. इसमें एक पैटर्न भी है. जो पैटर्न का फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोन लाइंग हेड एंड ट्रंक रोटेशन. सो जो इसके पैटर्न का फर्स्ट है वो है प्रोन लाइंग हेड एंड ट्रंक रोटेशन. ये फर्स्ट थिंग है जो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को, जो टेम्पल फी की टर्म के अकॉर्डिंग मूवमेंट पैटर्न है उसमें फर्स्ट थिंग ये करना है. पेशेंट इसमें उल्टा लेटा हुआ होगा और हेड एंड ट्रंक रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड. दिस इज द फर्स्ट थिंग you need to focus according to the movement pattern given by the Temple Fay. Second is primitive homolateral creeping. Creeping is means रेंग कर चलना. So primitive homolateral creeping is जब patient prone position में साथ trunk and head rotate करते हुए राइट लोअर लिम्ब को फ्लेक्स करके आगे बढ़ेगा, फिर लेफ्ट लोअर लिम्ब को फ्लेक्स करके आगे बढ़ेगा. तो उसको प्रिमिटिव होमोलेटरल क्रीपिंग कहेंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्रिमिटिव होमोलेटरल क्रीपिंग. इस तरीके से पेशेंट आगे मूव करेगा, जो ये सेकेंड टर्म है मूवमेंट पैटर्न का.
Then the third term is contralateral creeping. कॉन्ट्रलेटरल क्रीपिंग में आएगा 1 by 1 लेग्स फ्लेक्स होंगे और आगे क्रीपिंग होगी. This is the picture showing the contralateral creeping. The fourth one is the crawling. Crawling is prone, arms straight, head आपका डाउनवर्ड फेस करेगा, नीज बेंड होंगी, क्रॉलिंग करके आगे बढ़ेगा पेशेंट. दिस इज द फोर्थ टर्म. In the picture you also see the crawling. So the fifth and the last, not last, the fifth is the elephants. Elephants walk on hand and feet. एलिफेंट्स की तरह हाथ और पैर दोनों के बल आगे चलेगा जैसे एलिफेंट्स चलते हैं. एंड देन सिक्स्थ में वॉकिंग पैटर्न. आप उसे वॉकिंग पैटर्न सिखाओगे. सो ये 1 by 1 स्टेप्स हैं टेम्पल फी के टर्म के अकॉर्डिंग. दीज आर द स्टेप्स 1 by 1. इसी हिसाब से टेम्पल फी की टर्म अपना काम करेगी. So the fifth approach is synergistic movement pattern. Synergistic movement pattern टर्म दी है साइन ब्रोनस्टॉर्म ने. इन्होंने कहा है सेज और इंड्यूस्ड दैट द मूवमेंट इन द synergistic pattern mimicking those seen in the fetus. Initially the child is trained in reflex responses and later these responses are brought under voluntary control. So synergistic movement happens when you try to move one body part. आप for example आप अपने आर्म को फ्लेक्स करोगे एंड देन उसके साथ आपके रिस्ट आपकी फिंगर्स भी फ्लेक्स होंगे. दिस इज द synergistic movement pattern. वन पार्ट ऑफ द बॉडी और वन बॉडी पार्ट को आप मूवमेंट में लाओगे और उसके साथ मल्टीपल पार्ट्स मूव होंगे. सो दिस इज द synergistic मूवमेंट पैटर्न. ये एक साइन भी है रिकवरी का कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिकवर हो रहा है. दिस इज अ साइन ऑल्सो. देन सिक्स आता है प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन. दिस टर्म इज गिवन बाय द हर्मन केबिट with Margint Knott and Dorothy Voss. They combined developed a system of movement facilitation techniques and methods for the inhibition of the hypertonicity. Observation areas, walking, running, playing games, self-care activities, proprioception, auditory and visual stimuli were also given in this technique. PNF टेक्निक बेसिकली होती है स्ट्रेचिंग टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं मसल की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए. स्ट्रेचिंग टेक्निक्स होती हैं और एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती हैं हमारी एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन में. सो बेसिकली इसमें क्या होती है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं: होल्ड, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं. सो PNF में जो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं और ये काम करती हैं एज अ रिलैक्सेशन टेक्निक ऑल्सो. तो इसमें पहले आप होल्ड, कोई भी मूवमेंट करा रहे हो उसे होल्ड, देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स. So this is the part of the PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. ये आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है उसको इम्प्रूव करेगा. And this is also called as the advanced form of flexibility.
ट्रेनिंग, ये एक एडवांस फॉर्म है फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग के लिए। देन आती है हमारी न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट विद रिफ्लेक्स इनहिबिशन एंड फैसिलिटेशन। द टर्म इज गिवन बाय द बोबार्ट। तो इसमें टॉनिक रिफ्लेक्सेस जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे लेब्रिंथिन रिफ्लेक्स, SGNR और ASGNR का इनहिबिशन कराएंगे। इनहिबिशन कैसे कराएंगे? द चाइल्ड मूव्स वंस दीज रिफ्लेक्स पैटर्न्स आर कर्व्ड। एक बार आप इन सारे जो भी रिफ्लेक्स है इनको इनहिबिट कराओगे। कैसे कराओगे? Bobath approach provided a new reference that reviewed children with CP having difficulty with postural control and movement against gravity. Therapy focused on neuromuscular system, spinal cord and higher centers to change the motor performance, neuroplasticity and interactive nervous system with individual expressions of the movement. न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन की एबिलिटी वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और फंक्शन का रिस्पॉन्स करे। सेकेंड, कैपेसिटी नर्वस सिस्टम की वो अडेप्ट कर पाए, बाहर का स्ट्रक्चर, फंक्शन या कुछ भी न्यू चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है उसके हिसाब से वो अडेप्ट करे, देन आगे फंक्शन करे। द एबिलिटी ऑफ CNS टू अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस in response to the new experience. Now, neurodevelopmental. So, inhibition of tonic reflexes such as tonic labyrinthine reflex, SGNR, ASGNR. For example, ASGNR को लेते हैं हम। जैसे हमें पता है ASGNR में क्या होगा? the position of the head of the children साइड में होगी, सेम साइड के अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड होंगे एंड अपोजिट साइड के अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब फ्लेक्स्ड होंगे। सो जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप होगा उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, उसका नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन डेवलप करेगा, सो ये सारे रिफ्लेक्सेस इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। जैसे आम बड़ा होके वो सोएगा तो उसमें ये रिफ्लेक्स नहीं आएगा, ये रिफ्लेक्स नहीं आएगा, लेब्रिंथिन रिफ्लेक्स नहीं आएगा। सो इनको इनहिबिशन हो जाएगा एंड देन चाइल्ड प्रॉपर मूव करने लग जाएगा। सो जैसे इन सबको देखते हुए हमें पता चल रहा है कि हाँ, न्यूरो डेवलपमेंटल जो नर्वस सिस्टम है चाइल्ड का वो डेवलप हो रहा है। सो दिस इज़ द साइन कि हाँ, हमारा चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसका नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन इन द सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट। So this is the basically the developmental approach that reflects inhibition and facilitation. उसके बाद further treatment हम आगे करेंगे once the child moves and these reflexes patterns are curved। जब ये reflex patterns सारे curved हो जाएंगे, मतलब dissolve हो जाएंगे, उसके बाद child move होना start करेगा। then आगे का हम उसका further treatment देखेंगे according to the condition of the child। So now let's talk about the normal developmental stages। अब हमें आगे ट्रीटमेंट को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है, कितने महीने में चाइल्ड अपनी सारी स्टेजेस को पूरा करेगा। सो फर्स्ट आती है हमारी पोस्चरल फिक्सेशन ऑफ हेड। कौन से महीने में, कितने टाइम पीरियड में द चाइल्ड fixes his or her head। so ये आता है 3 months में चाइल्ड पोस्टल फिक्सेशन करेगा अपना हेड का। देन आता है हेड राइटिंग। हेड राइटिंग मीन्स हेड को सही पोजीशन में रखने के लिए। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को आप जैसे भी लिटा दोगे वो लेट जाएगा, बेशक उसका हेड हल्का सा टिल्ट है तो वो उसको सीधा नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा, बड़ा होगा, उसे हेड राइटिंग कंडीशंस पता होंगी और वो अपने हेड को सही तरीके से रखेगा। दिस इज ऑल्सो इन दी 3 months। देन पोस्टल फिक्सेशन ऑफ द हेड एंड ट्रंक। पोस्टल फिक्सेशन ऑफ द हेड एंड ट्रंक आएगा हमारा 3 to 6 months में। वैसे ये इंडिपेंडेंट होता है
बाय द 9 मंथ तक ये अपने आप खुद करने लगता है, लेकिन within 3 to 6 months he or she started to doing this and get independent by 9 months. Then head and trunk writing. 3 to 12 months में हेड एंड ट्रंक राइटनिंग होगी. देन सिटिंग काउंटरपोजिंग हेड आर्म्स ट्रंक एंड लेग मूवमेंट. सिटिंग किस हिसाब से बैठना है, हेड का मूवमेंट, आर्म्स का, ट्रंक्स का एंड लेग्स का मूवमेंट, ये आएगा आपका 6 to 12 months में. देन कम्स टू दी अनदर वन, टिल्ट रिएक्शंस. वो टिल्ट रिएक्शन मतलब टिल्टिंग ऑफ हेड का रिएक्शन. अगर उसे टिल्ट करना है तो वो अपना खुद से टिल्ट करेगा हेड. इफ ही और शी सेइंग यस, अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं और वेरी शार्प, सो वो हाँ या ना में भी अपना हेड को टिल्ट करेंगे. सो जो टिल्टिंग रिएक्शन है वो आएगा आपका 9 to 12 months में. देन एंटी ग्रेविटी सपोर्ट और वेट बियरिंग ऑन फीट. सो दिस कम्स, वैसे तो ये प्रेजेंट बाय बर्थ ही होता है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन उसका होता है वो होता है 6 months में. बाय बर्थ प्रेजेंट होता है बट मॉडिफिकेशन 6 months. Then postural fixation and pelvic girdle. This is in 9 to 12 months. Counter posing in standing position when holding, 9 to 12 months again. Then without holding, 12 to 18 months. Then last, सेविंग फ्रॉम द फॉलिंग. वो अपने आप को गिरने से कब बचाने लगेगा, जब वो 12 से 24 मंथ्स का होगा. सो वंस यू ऑल, जब आपको ये सब पता होगा, उसके न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसके नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेजेस, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द ट्रीटमेंट और टू गेट टू नो कि हमारा ट्रीटमेंट इस स्टेजेस के हिसाब से इम्प्रूव होना चाहिए. बिकॉज इफ द टिल्ट रिएक्शन, अगर टिल्ट रिएक्शन ही हमारा 9 to 12 मंथ्स के अंदर हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से अपने ट्रीटमेंट में रिकवरी चांसेस और रिकवरी पीरियड्स देखने में आसानी होगी. नाउ लेट्स कम टू द फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट. सो फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट में सबसे पहला जो मैनेजमेंट है, दैट इज लिफ्टिंग एंड केयरिंग. फर्स्ट फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट में जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो थेरेपिस्ट है, वो जो भी बेबी को कैरी कर रहा है, उसका केयर गिवर, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, थेरेपिस्ट उनको टर्म्स एंड कंडीशंस और पोजीशंस बताएगा जिस पोजीशन में वो बेबी को कैरी करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर डिफॉर्मिटीज़ और फॉर द वर्सनिंग ऑफ द फर्दर डिफॉर्मिटीज़. पेशेंट को, बेबी को इस तरीके से होल्ड करना है कि जो भी उसके अंदर डिफॉर्मिटी है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए और उसे फर्दर डिफॉर्मिटी और कोई डिफॉर्मिटी ऐड ऑन ना हो जाए. सो दिस इज़ द लिफ्टिंग एंड कैरिंग. देन पोजिशनिंग. पोजिशनिंग में फर्स्ट थिंग आएगी लाइंग, लेटने के टाइम पे. सो सुपाइन, अगर वो सुपाइन पोजीशन में सो रहा है तो आप कैसे करोगे, हेड के नीचे पिल्लो लगाओगे. बेबी जो सो रहा है उसके दोनों तरफ भी पिल्लो लगाओगे ऑन बोथ साइड. और पोजीशन को इस तरीके से आप मैनेज करोगे कि जो सिमिट्री है वो मेंटेन रहे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ASDNR में देखा, तो उसमें एक साइड स्ट्रेट हाथ पैर है, दूसरी साइड फ्लेक्स्ड हाथ पैर है. सो आप उनको प्रिवेंट करोगे, सिमिट्री को मेंटेन करोगे पिल्लोज लगा के.
देन सुपाइन में हो गया। अब नाउ इन प्रोन। सो प्रोन पोजीशन में जो चिल्ड्रन की सिमेट्री है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है। सिमेट्री सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है बिकॉज उसे एक नीचे सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप पिल्लोज, जैसे आप सुपाइन में पिल्लो से सपोर्ट दोगे वही सेम सपोर्ट उसको नीचे से मिलेगा, फ्लोर पे से मिलेगा, कुशंस पे से मिलेगा सेम सपोर्ट जिसके ऊपर वो सोएगा। सो इन दिस आप बोर्ड का यूज़ कर सकते हो जिससे जो उसके टॉर्सोज होंगे वो आप उन्हें अपवर्ड पोजीशन में रखो, थोड़ा फ्लोर से अप करके रखो जिससे वो अपने हैंड्स को यूज़ करे फॉर द फर्दर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। देन मोस्ट ऑफ द बेबीज डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन में भी सोते हैं। इफ़ यू सी एनी ऑफ द बेबी को आप डब्ल्यू पोजीशन में सिटिंग डब्ल्यू पोजीशन में बैठते हुए या डब्ल्यू पोजीशन में सोते हुए देख रहे हो, सो आप उसे अवॉइड करोगे। अवॉइड क्यों करोगे? क्योंकि इसमें आपका फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनली रोटेशन पोजीशन होती है आपकी हिप्स की, जो इनके लिगामेंट्स को, इनकी मसल्स को रीइंफोर्स करेंगे। सो फॉर द प्रिवेंशन और द रीइंफोर्समेंट ऑफ द हिप दिस पोजीशंस, सो आपको डब्ल्यू सिटिंग में या डब्ल्यू पोजीशन में अगर बेबी सो रहा है तो आपको वो अवॉइड करना है। लास्ट, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोजीशन एक बेस्ट पोजीशन है क्योंकि इसमें इक्वाइनस डेवलप नहीं होता है, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी सही होती है। फिर इसमें बेबी अपने हिप्स, अपना नीज को एक्सटेंड करके रखता है। सो दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ द डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए भी स्टैंडिंग सबसे बेस्ट पोजीशन है। सो नेक्स्ट इज द फ्लोर सिटिंग। फ्लोर सिटिंग में आप कॉर्नर सिटिंग करवाओगे पेशेंट से। कैसे करवाओगे? पीछे जो वॉल होंगी वो आपके बैक को सपोर्ट देंगे जिस वजह से आपकी बैक सीधी रहेगी एंड आपके लेग स्ट्रेट रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड फिर आप साइड सिटिंग कराओगे। साइड में सिटिंग करके आपके साइड एरिया को वॉल का सपोर्ट मिलेगा, लेग्स जो लेग्स है वो स्ट्रेट रहेंगे। लॉन्ग लेग सिटिंग कराओगे, इसमें भी लेग स्ट्रेट रहेंगे। डब्ल्यू सिटिंग कराओगे जो बहुत रेयर है क्योंकि ये बहुत कम पेशेंट में प्रिस्क्राइब करी जाती है क्योंकि ये फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स को डेवलप करती है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स को डेवलप करती है लोअर लिम्ब में, प्लस ये प्रमोट करती है बैकवर्ड पेल्विक टिल्टिंग। सो ये बहुत रेयरली प्रिस्क्राइब्ड होती है। नेक्स्ट इज द चेयर सिटिंग। सो चेयर सिटिंग भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इसका क्या फ़ायदा है? एक तो इसमें आपका हेड अपराइट स्ट्रेट रहेगा, आपके स्पाइनल कर्व्स जो होंगे सपोर्टेड होंगे, वेट आपके बॉटॉक्स पे प्लस थाइस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, नीज आपके 90 डिग्री पे रहेंगे और फुट आपके प्लांटी पे रहेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट, chair sitting is the best thing you can do in the physiotherapeutic management of the cerebral palsy patient. So this is very good. देन अब हम बात करेंगे सिटिंग। सिटिंग हम तब ट्रेन करेंगे जब एक चाइल्ड अपना हेड का कंट्रोल कर लेगा, अपना बैलेंस कर लेगा और सेव करेगा खुद को फ्रॉम द फॉलिंग। सो हम उसकी सिटिंग ट्रेनिंग करेंगे। सिटिंग ट्रेनिंग में एक्सरसाइज आएंगी। पहला आएगा पुल टू सिट, चाइल्ड को बैठना है। देन सिटिंग विथ काउंटर पोजिंग, अलग अलग पोजीशंस में बैठना है। सपोज पहले राइट में बैठना है, फिर लेफ्ट में बैठना है या सीधे बैठना है। सो दिस इज काउंटर पोजिंग। देन साइड लाइन टू सिट, साइड लाइन पोजीशन में लेट के फिर बैठना है। देन स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज इसमें दी जाएंगी फॉर सिटिंग ट्रेनिंग के लिए। देन आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ द गेट।
सो डेवलपमेंट ऑफ द गेट में आएगा, अगर आपका जो चाइल्ड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा स्टेबिलिटी में, या जो भी उसकी फिक्सेशन डिफॉर्मिटीज़ हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, सो उसकी ट्रेनिंग में डिले तो आएगा ही आएगा। सो जो एबनॉर्मल गेट होंगे उनको आपको ट्रीट करना है। जो फर्स्ट आपका स्टेप आएगा ट्रीटमेंट के लिए वो आएगा करेक्शन करना। एबनॉर्मल जो पोस्चर होंगे स्टैंडिंग के टाइम पे और वॉकिंग के टाइम पे, आप उनको करेक्ट करोगे। करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल postures ड्यूरिंग वॉकिंग स्टैंडिंग। आप उसको मिरर भी आगे प्रोवाइड करा सकते हो जिससे वो अपने आप को खुद देखे मिरर में, एंड देन वो अपनी जो एबनॉर्मल पोस्चर्स हो रहे हैं चलने के वक्त, खड़े होने के वक्त, उनको करेक्ट करें। देन आता है आपका सर का, आपके ट्रंक का और आपका पेल्विक पोस्चर को फिक्स करना, या फिर काउंटर पोजिंग करना सिटिंग के टाइम पे। फिक्सेशन ऑफ हेड, ट्रंक एंड पेल्विक पोस्चर, प्लस इसमें आएगा आपका काउंटर पोजीशन ड्यूरिंग सिटिंग, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में बैठना। देन इसमें आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे हैंड्स को अपराइट, और नीलिंग, नीलिंग में बिठाओगे सपोर्ट, और हैंड का सपोर्ट लेके आप उसको घुटनों के बल बिठाओगे, फिर विदाउट सपोर्ट लेके घुटनों के बल बिठाओगे, देन आप उसको घुटने के बल बिठा के उठाओगे। हैंड सपोर्ट, नीलिंग के टाइम पे, देन विदाउट, हैंड सपोर्ट, नीलिंग, देन नीलिंग टू स्टैंडिंग। सो ऐसे आप उसका गेट डेवलप करोगे। देन वेट शिफ्टिंग होगी। स्टेपिंग के टाइम पे स्टेपिंग कैसे डेवलप होगी, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल आप उसको लेफ्ट स्टेप पे हल्का वेट दोगे, फिर राइट स्टेप पे वेट दोगे। सो दिस इज उसकी जो वेटिंग, जो उसका वेट आएगा बॉडी बॉडी का पैरों पे वो मेंटेन होगा, वो इजीली अपना वेट बेयर कर पाएगा अपने फुट्स पे, एंड देन उसकी स्टेपिंग कंडीशन है वो डेवलप होगी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वेट। दोनों फुट्स पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन ट्रेनिंग इन लेटरल स्वे, ट्रेनिंग इन लेटरल स्वे में आप उसको साइडली ट्रेन करोगे, साइड बाय साइड चलाओगे। देन कब रुकना है, अचानक से उसे रोकोगे, अचानक से बोलोगे टर्न, एंड अचानक से बोलोगे अनइवन सरफेस पे वॉक करने के लिए स्टॉप बोलोगे, देन उसको बोलोगे टर्न, एंड देन अनइवन सरफेसेस पे वॉक करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेट। देन लास्टली आएगा आपका क्लाइंबिंग। स्टेयर क्लाइंबिंग लास्ट में आएगा, प्लस इंक्लाइंस रैम्प पे। सो दिस इज ऑल इन द डेवलपमेंट ऑफ द गेट। देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो होती है जो पेशेंट को उसके डेली लिविंग एक्टिविटी में इंडिपेंडेंट बनाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होंगी, जैसे टॉयलेटिंग,
जब टॉयलेट यूज़ होगा तो उसमें वो पेशेंट को स्पेशल टॉयलेट चेयर्स प्रोवाइड कराएगी, लेवेटरी पैन कराएगी, और जो भी टॉयलेटिंग के हिसाब से उसे इक्विपमेंट्स होंगे जो उसकी टॉयलेटिंग कंडीशन को ईजी कर पाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो प्रोवाइड करवाएगा। क्लीनिंग के लिए भी डिस्पोजेबल आइटम्स प्रोवाइड कराएगा या डिस्पोजेबल नैपीज प्रोवाइड कराएगा इफ़ द चाइल्ड इज़ यंग और इनकॉन्टिनेंट चाइल्ड है। देन बाथिंग, बाथिंग के लिए एक बाथ मैट होगा, एक इस टाइप का टब होगा जिससे जो चाइल्ड है सीपी का वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए एक अलग टाइप का बाथिंग मैट होगा। देन जो फ्लोर होगा वो बाथरूम का वो ड्राई रहेगा हमेशा, इस चीज़ को भी लेके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेगा। देन फ्री फीडिंग का, खाने के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी वो उनको जैसे पर्सन की पोजीशन को मेंटेन करेगा, टेबल को पोजीशन करेगा, टेबल को इस हिसाब से पोजीशन करेगा कि जो पेशेंट का एक्जिला होगा और जो टेबल होगी वो उसके चेस्ट के पास ज़्यादा रहे, उसके एक्जिला के पास ज़्यादा रहे, और जो डिस्टेंस होगा माउथ का फ्रॉम द प्लेट वो कम रहेगा। देन एक नॉन स्लिप मैट होगा टेबल के ऊपर जो उसकी डिशेस को स्लिप होके नीचे गिरने से बचाएगा। देन एक सक्शन बेस्ड डिशेस भी आती हैं जिसमें पेशेंट को हैंड यूज़ की नीड नहीं होती, वो सक्शन करके भी अपना खाना आसानी से खा पाता है। स्पेशल स्पेशल टाइप के कटलरी होती हैं, जैसे कंबाइंड फोक हो गया या चम्मच हो गई या नाइफ हो गया, वो स्पेशल टाइप का होता है जिससे पेशेंट को लगे भी ना और पेशेंट वो इजीली यूज़ भी कर पाए। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। देन जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, स्लीपिंग पोजीशन होती है, उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नींद नहीं आती, सो वो उनके लिए एजुकेशनल वीडियोस या प्लेइंग गेम्स इस तरीके के डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट इजीली सो पाए, अनवांटेड स्लीप उसकी हट पाए। देन ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं और उन्हें रात को नींद नहीं आती, सो उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं उनकी भी इस हिसाब से पोजीशनिंग होती है, पिलो प्लेसिंग होती है कि आगे सोर्स डेवलपमेंट ना हो और जो सिमिट्री हो वो बॉडी की प्रिवेंट हमेशा रहे और कोई भी फर्दर वर्सनिंग ऑफ द डिफॉर्मिटीज़ ना हो। देन फर्नीचर को डिज़ाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। सो फर्नीचर में सबसे पहले देखा जाएगा कि कोई भी फर्नीचर में कोई भी शार्प थिंग ना हो जो पेशेंट को इजीली लग पाए, और जो भी फर्नीचर हो वो पैडेड हो, इजीली हैंडल हो और पेशेंट उसमें इजीली अपने आप को एडजस्ट कर पाए। देन अब आती हैं जो बहुत कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं जो सीपी के पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलती हैं। द फर्स्ट इज़ द हिप। हिप जॉइंट पे हम देखेंगे फ्लेक्शन, अडक्शन और इंटरनल रोटेशन। नी जॉइंट पे हम देखेंगे फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन। एंकल और फुट पे देखेंगे हम प्लांटर फ्लेक्शन में इन्वर्जन, फोर फुट अडक्शन, वेलगस ये उसकी जो आर्चेस हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी। देन अपर लिम में शोल्डर में हम देखेंगे फ्लेक्शन, अडक्शन और इंटरनल रोटेशन देखेंगे। एल्बो में देखेंगे हम फ्लेक्शन और प्रोनेशन, एंड रिस्ट और फिंगर्स में फ्लेक्शन आएंगे। सो दीज आर द डिफॉर्मिटी दैट शुड बी करेक्टेड एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट इन द पर्टिकुलर फॉर्म। सो नेक्स्ट इसमें आगे क्या होगा, जिस हिसाब से आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्लान कर रहे हो और सब कुछ करा रहे हो, देन वो आपको मे बी लाइफ टाइम के लिए आपको पेशेंट को हेल्प करना पड़े फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर माइलस्टोन। सो आप पेशेंट को एनालिसिस करोगे पेशेंट का, देन उसे फर्दर जिस भी चीज़ की नीड है या आगे बेटरमेंट के लिए, आगे मोबिलिटी के लिए, आगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उस टाइप से आप उसे सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओगे और उसकी एक्सरसाइजेज चलती रहेंगी। वंस द पेशेंट इज़ फुली रिकवर्ड, उसके आगे भी आप उसे अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखोगे जब तक वो एक लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड के लिए डिसीज़ फ्री और बिल्कुल ठीक ना हो जाए। सो दिस इज़ ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ द cerebral palsy।
आई होप यू लाइक द वीडियो. आई होप दिस वीडियो आपके लिए बहुत knowledgeable रही है. So this is all for the today. Thank you very much. If you have any doubts related to the content, related to the video, or you need to, आप चाहोगे कि मैं आपको किसी भी डाउट को, किसी भी टॉपिक को अगेन एक्सप्लेन करूं, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर द हेल्प एंड द क्वेरीज related to the video. Thank you for watching this.